हम्म तो आज के इस नए गहन विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। हाँ, स्वागत है। और आज हमारे पास जो विषय है ना, हाँ, वो उन सभी के लिए एक तरह से खजाना है। बिल्कुल ये खजाना ही है। हाँ, जो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हाँ, कि हमारे देश का जो प्रशासनिक ढांचा है हम वो असल में काम कैसे करता है। सही बात है। तो आज हम जिस स्रोत पर चर्चा करने वाले हैं हाँ, उसका नाम है अ क्रॉनिकल ऑफ इंडियन पंचायती राज कमिटीज। अब देखिए, जो लोग सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं ना, हाँ, उनके लिए तो उनके लिए ये नाम बहुत जाना पहचाना होगा। बिल्कुल उन्होंने ये कई बार पढ़ा होगा। हाँ, लेकिन आज हमारा मिशन सिर्फ इन समितियों के नाम और साल रटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, रटना तो है ही नहीं। हमारा मिशन इस पूरी जानकारी को एक कहानी की तरह समझना है। एक सफर की तरह। हाँ, एक सफर की तरह। हम ये देखने वाले हैं कि 1957 से लेकर हम्म 1990 तक हम्म कैसे एक पूरा सरकारी ढांचा लगातार बदलता रहा। उसमें सुधार होते रहे। बिल्कुल। और कैसे वो आज की जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके रूप में हमारे सामने आया। और मैं कहूँगा कि ये सफर हम्म बहुत ही दिलचस्प है। हम्म क्योंकि जब हम विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं ना, हाँ तो ये कोई ऐसे स्विच या बटन नहीं है हाँ जिसे आपने दबाया और और रातों रात सब बदल गया। हाँ, रातों रात पावर दिल्ली से सीधे गांव की चौपाल तक पहुंच गई। ऐसा नहीं होता। हाँ अगर हम इसे एक उदाहरण से समझें, बिल्कुल तो कल्पना कीजिए कि कोई एक व्यक्ति बिल्कुल। एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को ओके। सिर्फ एक कमरे में बैठकर चलाने की कोशिश कर रहा हो, बाप रे, वो तो बहुत मुश्किल होगा। है ना? हाँ। वो हर छोटे बड़े फैसले खुद लेना चाहता हो। क्या वो कंपनी सफल होगी? बिल्कुल नहीं। उसे अलग अलग विभागों को, रीजनल ऑफिसेज और जो ब्रांच मैनेजर होते हैं, हाँ उनको पावर देनी ही होगी। बिल्कुल देनी होगी। किसी भी देश का शासन भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये जो कालक्रम है, हाँ। जो 1957 से शुरू होकर 1990 तक जाता है, हाँ ये हमें यही दिखाता है कि भारत जैसे इतने विशाल देश में हाँ। सत्ता को निचले स्तर तक ले जाने का सही फॉर्मूला खोजने में कितने दशक लग गए। हाँ, कितने दशक लग गए और कितनी अलग-अलग समितियों ने इस पर अपना दिमाग लगाया। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस समय चक्र में वापस चलते हैं चलिए। और कहानी के जो पहला चरण है उसमें प्रवेश करते हैं। इसे हम ढांचे की नींव कह सकते हैं। ढांचे की नींव, बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है उसके अनुसार सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण समिति 1957 में आती है। बलवंत राय मेहता समिति। हाँ, बलवंत राय मेहता समिति। सोचिए 1957 का समय। हाँ, देश को आजाद हुए मुश्किल से 10 साल ही हुए थे। हाँ, और तभी ये समिति एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार लेकर आती है। 3 टियर सिस्टम का विचार। बिल्कुल, 3 स्तरीय या 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। अब मैं ये सोच रही थी कि ये 3 टियर सुनने में तो बहुत तकनीकी लगता है। हाँ, शब्द थोड़ा भारी है। तो असल में इसका मतलब क्या था? अगर हम इसे बहुत ही आसान भाषा में समझे ना, हाँ। तो 3 टियर का मतलब है प्रशासन की एक सीढ़ी बनाना, जिसमें 3 कदम हो। ओके। देखिए, आप गांव की पानी की समस्या या सड़क की मरम्मत का फैसला राज्य की राजधानी से तो नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। इसीलिए बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि हमें सत्ता को 3 हिस्सों में बांटना होगा। 3 हिस्सों में। हाँ, सबसे नीचे गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक या समिति के स्तर पर एक ढांचा, अच्छा। और सबसे ऊपर जिले के स्तर पर जिला परिषद। तो गांव, फिर ब्लॉक और फिर जिला। बिल्कुल। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसका मकसद था कि योजनाएं ऊपर से नीचे ना थोपी जाएं, बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ जाएं। सही कहा। ये शासन को आम लोगों के बिल्कुल करीब ले जाने का पहला सबसे बड़ा और ढांचागत प्रयास था। हाँ, एक ऐसी नींव तैयार की जा रही थी जिसमें प्रशासन की कई परतें हों जो जमीनी हकीकत से सीधे तौर पर जुड़ी हों। ये तो बहुत ही तार्किक लगता है ना? मतलब गांव की समस्या गांव वाले सुलझाएं, ब्लॉक की ब्लॉक वाले। बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। 1977 का ट्विस्ट। हाँ, बलवंत राय मेहता समिति के इस सुझाव के ठीक 20 साल बाद 1977 में एक और समिति आती है, अशोक मेहता समिति। बिल्कुल, अशोक मेहता समिति। अब ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है। 20 साल तक वो 3 टियर वाला ढांचा चलता है। हाँ। और फिर अशोक मेहता समिति आकर कहती है कि नहीं, हमें 3 टियर नहीं बल्कि 2 टियर सिस्टम चाहिए। 2 टियर सिस्टम। और इसके साथ ही वे ये भी कहते हैं कि जिले को यानी डिस्ट्रिक्ट को सबसे महत्वपूर्ण इकाई माना जाना चाहिए। अब यहाँ मेरा एक सवाल है। पूछिए। पंचायती राज का तो पूरा विचार ही ये था कि पावर गांव वालों के पास हो। सही बात है। तो फिर ये समिति एक
पूरी परत को हटाकर जिले को इतना महत्व क्यों दे रही थी? क्या ये गांव वालों से उनकी पावर वापस लेने जैसा नहीं था? ये बहुत ही शानदार सवाल है। और यही वो जगह है जहां प्रशासन की जटिलताएं सामने आती हैं। अच्छा। जब अशोक मेहता समिति 3 टियर से 2 टियर पर आने की वकालत करती है ना, हाँ। तो वे असल में व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित और व्यवहारिक बनाने की कोशिश कर रहे थे। व्यवहारिक मतलब प्रैक्टिकल? हाँ, देखिए, गांव के स्तर पर लोगों को अपनी समस्याएं पता होती हैं, ये सच है। लेकिन क्या एक छोटे से गांव के पास उन समस्याओं को सुलझाने के लिए पर्याप्त फंड या अकाउंटेंट या इंजीनियर होते हैं? बिल्कुल, या प्रशासनिक मशीनरी होती है? अक्सर नहीं होती। अच्छा, तो मतलब समस्या पैसे और रिसोर्सेज को मैनेज करने की थी। एकदम सही। अशोक मेहता समिति का तर्क ये था कि जिला वो सबसे निचला स्तर है, हाँ। जहां सरकार के पास एक पूरा प्रशासनिक ढांचा होता है। हाँ हाँ, कलेक्टर होता है। कलेक्टर होता है, अलग अलग विभागों के अधिकारी होते हैं। इसलिए अगर हम जिले को सबसे महत्वपूर्ण इकाई बना दें तो काम आसान हो जाएगा। हाँ, फंड का वितरण और योजनाओं का प्रबंधन बहुत ज्यादा कुशलता से हो सकेगा। ओके। ये कोई साधारण असहमति नहीं थी बलवंतराय मेहता समिति के साथ। ये इस बात की खोज थी कि कौन सा ढांचा जमीन पर सबसे अच्छा काम करेगा। तो एक तरह से ये बहस थी कि क्या वो ढांचा अच्छा है जिसमें हर गांव के पास अपनी छोटी सी पंचायत हो, जो शायद आर्थिक रूप से बहुत मजबूत न हो। हाँ, या वो ढांचा जहां जिले स्तर पर एक मजबूत कंट्रोल रूम हो जो पूरे इलाके का विकास कर सके। ये तो सच में नजरिए का बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। एक तरफ प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन को ज्यादा अहमियत दी जा रही है, और दूसरी तरफ प्रशासनिक कुशलता यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1957 से 1977 तक का समय इसी जद्दोजहद में बीता कि असली ढांचा कैसा दिखना चाहिए, ये तय करने का था कि इस मशीन का ढांचा या स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो अब हम अपनी कहानी के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं। 1980 का दशक। हाँ, ये 1980 के दशक का समय है और यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे बहस का पूरा मुद्दा ही बदल गया हो। बिल्कुल बदल गया। 1983 में आती है हनुमंतराव समिति। अब ये समिति इस बात पर बहस नहीं कर रही है कि ढांचे में 2 स्तर होंगे या 3। नहीं, उनका फोकस अलग था। इस समिति का पूरा फोकस ग्रामीण योजना यानी रूरल प्लानिंग और विकास पर आ जाता है। ये शिफ्ट कैसे और क्यों हुआ? ये शिफ्ट इसलिए हुआ क्योंकि ढांचे पर बहस करते करते काफी समय बीत चुका था। अच्छा। 80 के दशक तक आते आते ये समझ में आने लगा था कि सिर्फ ढांचा बनाने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, सिर्फ एक ढांचा बना देने से या सीढ़ियां बना देने से विकास अपने आप नहीं हो जाएगा। सही बात है। अब सवाल यह था कि इस ढांचे का इस्तेमाल कैसे किया जाए। हनुमंतराव समिति का फोकस ग्रामीण योजना पर था। ओके। इसका मतलब यह है कि अब वो कह रहे थे कि गांव के विकास की योजनाएं राज्य की राजधानी के एसी कमरों में बैठकर नहीं बननी चाहिए, क्योंकि हर गांव की जरूरत अलग होती है। बिल्कुल अलग है। किसी को स्कूल चाहिए, किसी को सिंचाई के लिए नहर चाहिए। तो ये योजना बनाने का काम यानी रूरल प्लानिंग का काम उसी स्तर पर होना चाहिए। तो शुरुआती समितियां ये तय कर रही थी कि गाड़ी कैसी दिखेगी। हाँ, और 1983 की ये समिति कह रही है कि गाड़ी को चलाना कैसे है और उसे किस दिशा में ले जाना है। एकदम सही। क्या बात है, गाड़ी का ढांचा बन गया, अब हम उसकी दिशा तय कर रहे हैं। लेकिन दिशा तय करने के लिए एक अच्छे ड्राइवर की भी तो जरूरत होती है ना? बिल्कुल होती है। शायद इसीलिए ठीक 2 साल बाद 1985 में JVK राव समिति आती है। JVK राव समिति, हाँ। और ये समिति एक नया शब्द लेकर आती है, विकास प्रशासन या डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहा गया कि इसे मजबूती प्रदान करनी होगी। सही है। अब मैं ये समझना चाहूंगी कि योजना बनाना और प्रशासन को मजबूत करना, इन दोनों बातों में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। कैसे? देखिए, आप एक बहुत ही शानदार ग्रामीण योजना बना सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि अगले 1 साल में 20 कुएं खोदे जाएंगे। ठीक है। ये हुई योजना जो हनुमंतराव समिति का फोकस था। लेकिन उन कुओं को खोदने के लिए टेंडर कौन निकालेगा? अच्छा, हाँ। पैसे का हिसाब कौन रखेगा? ये सुनिश्चित कौन करेगा कि काम सही समय पर हो रहा है? इसके लिए तो लोग चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए आपको अधिकारियों, क्लर्कों और पूरी एक मशीनरी की जरूरत होती है। इसी को प्रशासन कहते हैं। और ये विकास प्रशासन का मतलब क्या हुआ? विकास प्रशासन का मतलब है एक ऐसा सरकारी तंत्र जिसका मुख्य काम सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना या टैक्स वसूलना नहीं है। तो फिर क्या है? जिसका मुख्य काम डेवलपमेंट या विकास करना है। ओके। JVK राव समिति ने इसी बात पर जोर दिया कि पंचायती राज को सफल बनाने के लिए हमें स्थानीय प्रशासन को मजबूत करना होगा।
अगर निचले स्तर पर काम करने वाले अधिकारी ही सक्षम नहीं होंगे तो दुनिया की कोई भी अच्छी योजना कभी जमीन पर नहीं उतर पाएगी। बिल्कुल, ये इस बात का स्पष्ट संकेत था कि सिस्टम अब परिपक्व हो रहा था। हाँ, अब केवल कागजी बहसों से काम नहीं चलने वाला था। वास्तविक एग्जीक्यूशन या काम को लागू करने के तरीकों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा था। ये सफर सच में एक पहेली के सुलझने जैसा लग रहा है ना? पहले हमने ढांचा बनाया 1957 और 1977 में। फिर हमने ये तय किया कि हमें योजनाएं कैसे बनानी है और प्रशासन को कैसे चलाना है 1983 और 1985 में। बिल्कुल सही। लेकिन अब हम उस चरण की ओर बढ़ रहे हैं जिसे मैं इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहूंगी। आहा, पल। हाँ, एकदम आहा पल। हम बात कर रहे हैं 1986 से 1988 के बीच के समय की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौर था। 1986 में आती है LM सिंघवी समिति। और ये समिति एक ऐसी सिफारिश करती है जो पंचायती राज के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। बिल्कुल बदल देती है। ये समिति कहती है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए। संवैधानिक दर्जा। अब जो लोग राजनीति विज्ञान के छात्र नहीं हैं, उनके लिए ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तकनीकी लगता है। क्या पंचायतें पहले से ही सरकारी या आधिकारिक नहीं थीं? तो फिर इस संवैधानिक दर्जे की नई मांग का क्या मतलब था? इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, प्लीज समझाइए। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए आप किसी किराए के घर में रहते हैं। ओके। आप उस घर को सजाते हैं, वहां रहते हैं, सब कुछ ठीक चलता है। लेकिन आपके मन में हमेशा एक डर रहता है कि मकान मालिक कभी भी आपको घर खाली करने के लिए कह सकता है, क्योंकि वो घर कानूनी रूप से मेरा नहीं है। बिल्कुल। 1986 से पहले पंचायतों की स्थिति बिल्कुल उस किराएदार जैसी थी। मतलब राज्य सरकारें जब चाहिए उन्हें खत्म कर सकती थी। हाँ, पंचायतें राज्य सरकारों की मर्जी पर निर्भर थीं। बाप रे। अगर किसी मुख्यमंत्री को लगता कि पंचायतें ठीक से काम नहीं कर रही हैं या उनके पास चुनाव कराने का बजट नहीं है, तो वे बस एक आदेश पारित करते और पंचायतें भंग कर दी जाती थीं। और फिर सालों सालों तक चुनाव ही नहीं होते थे। एकदम सही। LM सिंघवी समिति ने इस बीमारी की जड़ को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि जब तक पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं मिलेगा तब तक वे मजबूत नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। और संविधान में शामिल होने से क्या बदल जाता? देखिए, संविधान देश की सबसे बड़ी किताब है, देश का सर्वोच्च कानून है। अगर संविधान में ये लिख दिया जाए कि हर गांव में एक पंचायत होगी और हर 5 साल में उसके चुनाव होंगे, तो फिर कोई भी राज्य सरकार अपनी मर्जी से उसे बंद नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं। ये किराए के घर को खरीद कर अपना घर बना लेने जैसा है। क्या बात है। एक बार संवैधानिक दर्जा मिल गया तो पंचायती राज किसी सरकार की दया का मोहताज नहीं रहेगा, बल्कि वो नागरिकों का एक मौलिक अधिकार बन जाएगा। LM सिंघवी समिति का ये विचार सच में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। ये सत्ता के विकेंद्रीकरण को एक स्थायी कानूनी जामा पहनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम था। वाह, किराए के घर से खुद के घर तक का ये सफर। हाँ, ये उदाहरण बहुत ही सटीक था। शुक्रिया। और ये विचार इतना दमदार था कि ये सिर्फ LM सिंघवी समिति तक ही सीमित नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं था कि उन्होंने ये बात कही और फाइल बंद हो गई। स्रोत हमें बताता है कि ठीक 2 साल बाद 1988 में एक और समिति आती है, थुंगन समिति। हाँ, थुंगन समिति। और थुंगन समिति भी स्पष्ट रूप से इसी संवैधानिक मान्यता का पुरजोर समर्थन करती है। जब एक के बाद एक अलग-अलग समितियां सरकार से एक ही बड़ी मांग करने लगे, तो ये साफ हो जाता है कि अब बदलाव को रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल। थुंगन समिति का समर्थन ये साबित करता है कि संवैधानिक दर्जे की मांग कोई हवाई बात नहीं थी। उस समय के जितने भी बड़े नीति निर्माता और विशेषज्ञ थे ना, हाँ, उन सब के बीच एक मजबूत आम सहमति बन रही थी। सबको ये समझ आ गया था कि बिना एक पक्की कानूनी सुरक्षा के ऊपर बैठे राजनेता कभी भी अपनी पावर खुशी-खुशी नीचे गांव के लोगों को नहीं देंगे। इसके लिए संविधान का डंडा जरूरी है। एकदम सही कहा आपने, संविधान का डंडा। इसी साल यानी 1988 में ही इस कहानी में एक और समिति जुड़ती है, गाडगिल समिति। गाडगिल समिति। स्रोत के अनुसार इस समिति का पूरा फोकस विकेंद्रीकृत योजना या डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग पर था। हाँ। अब यहाँ मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। बताइए क्या? हमने हनुमंत राव समिति के समय जो 1983 में आई थी, हाँ, तब भी तो ग्रामीण योजना की बात की थी। बिल्कुल। तो फिर 1988 में गाडगिल समिति की इस विकेंद्रीकृत योजना में क्या नया था? ये उस संवैधानिक दर्जे वाली बात से कैसे जुड़ता है? ये बहुत ही अहम सवाल है। तो क्या फर्क था दोनों में? देखिए, 1983 में जब हनुमंत राव ने योजना की बात की थी,
तब तक संवैधानिक दर्जे की बात नहीं उठी थी। अच्छा, हाँ, वो तो 1986 में आई। बिल्कुल, वो बस एक प्रशासनिक सुझाव था। ओके। लेकिन 1988 में गाडगिल समिति जो कह रही है वो एलएम सिंघवी की मांग का ही अगला हिस्सा है। कैसे? गाडगिल समिति कह रही है कि ठीक है, आप पंचायतों को संविधान में शामिल करके उन्हें स्थायी बना देंगे, लेकिन अगर उनके पास अपनी योजनाएं खुद बनाने की कानूनी ताकत नहीं होगी और उन योजनाओं पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं होगा, तो संवैधानिक दर्जे का क्या फायदा? सही बात है। एक ऐसी पंचायत जिसका नाम तो संविधान में हो, लेकिन जिसे एक सड़क बनाने के लिए भी राज्य सरकार के सामने हाथ फैलाने पड़े, वो किस काम की? बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब एलएम सिंघवी ने उन्हें स्थायी घर दिया संविधान के जरिए। हाँ। और गाडगिल समिति ने कहा कि अब उस घर को चलाने के लिए उन्हें अपनी खुद की चेकबुक और बजट बनाने की पावर भी दो, विकेंद्रीकृत योजना के जरिए। बिल्कुल सही पकड़े आप। तो ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई थी। 1986 से 1988 का ये जो 2-3 साल का समय था ना, हाँ। ये असल में इस पूरी व्यवस्था को उसके सबसे शक्तिशाली रूप में ढालने का समय था। तो ये केवल ढांचा बनाने के बारे में नहीं था। नहीं, ये वास्तविक शक्ति हस्तांतरण या ट्रांसफर ऑफ पावर के बारे में था। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर है ना? कैसे एक विचार धीरे धीरे परिपक्व होता है। और अंत में इस पूरी कहानी को समेटने के लिए हमारे स्रोत में अंतिम समिति का जिक्र है, 1990 की हरलाल सिंह खरा समिति। हाँ, हालांकि स्रोत में इसकी बहुत विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट किया गया है कि इस समिति ने इस पूरी पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने, यानी इसे और मजबूती प्रदान करने की दिशा में काम किया। हाँ, हरलाल सिंह खरा समिति को हम इस पूरी प्रक्रिया का फाइनल पॉलिश या अंतिम फिनिशिंग टच मान सकते हैं। ओके। जब इतनी सारी समितियों ने इतने बड़े-बड़े सुझाव दे दिए थे, ढांचे से लेकर संविधान तक, तो अब जरूरत थी उन सभी सुझावों को समेटकर सिस्टम की कमियों को दूर करने की। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि इन 8 समितियों में से कोई भी एक समिति अपने आप में पूरी नहीं थी। मतलब सबने एक दूसरे के काम को आगे बढ़ाया। बिल्कुल। हर समिति ने पिछली समिति के विचारों का मूल्यांकन किया, जो अच्छा था उसे रखा, जो काम नहीं कर रहा था उसे बदला, और इस पूरी व्यवस्था की इमारत में अपनी एक महत्वपूर्ण ईंट रखी। एकदम सही। तो अब जब हमने इस पूरी इमारत को बनते हुए देख लिया है, हाँ, तो इस चर्चा को समेटते हुए आइए उन लोगों के लिए एक मेमोरी ट्रिक या याद रखने का तरीका बनाते हैं जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर इस पूरे कालक्रम को याद रखना है ना, हाँ, तो इस पूरी लिस्ट को रटने के बजाय इसे 3 अलग-अलग बॉक्स या श्रेणियों में बांट लीजिए। ये एक बहुत ही कारगर तरीका होगा। तो पहला बॉक्स है आर्किटेक्ट्स या ढांचे के निर्माता। इसमें हम 1957 की बलवंत राय मेहता समिति, जिसने 3 टियर सिस्टम दिया, और 1977 की अशोक मेहता समिति, जिसने 2 टियर सिस्टम और जिले पर फोकस किया। हाँ, इनको रख सकते हैं। इनका काम सिर्फ सीढ़ियां बनाना था। बिल्कुल, ढांचे का निर्माण। फिर आता है दूसरा बॉक्स, मैनेजर्स या प्रशासन सुधारक। इसमें 1980 के दशक की शुरुआत वाली समितियां आती हैं। 1983 में हनुमंत राव समिति, जिसका फोकस ग्रामीण योजना पर था, और 1985 में जीवी के राव समिति, जिसका फोकस विकास प्रशासन पर था। इनका फोकस इस बात पर था कि उस ढांचे के अंदर काम कैसे होगा। और अंत में तीसरा बॉक्स, लॉ मेकर्स या संविधान के समर्थक। ये सबसे अहम बॉक्स है। ये 1986 से 1988 का दौर है। इसमें एलएम सिंघवी समिति, जिसने संवैधानिक दर्जा मांगा, थुंगन समिति, जिसने संवैधानिक मान्यता का समर्थन किया, और गाडगिल समिति, जिसने विकेंद्रीकृत योजना की बात की, ये तीनों आती हैं। और 1990 की हरलाल सिंह खरा समिति को आप फाइनल चेकिंग अथॉरिटी मान सकते हैं। बिल्कुल। अगर कोई इस तार्किक फ्लो को याद रखेगा ना, हाँ, तो वो कभी भी इन समितियों के उद्देश्य को नहीं भूलेगा। सही बात है। ये फ्रेमवर्क निश्चित रूप से जो लोग सुन रहे हैं, हाँ, उनके लिए एक शॉर्टकट की तरह काम करेगा। हाँ, ये तथ्यों को एक कहानी में पिरो देता है। लेकिन इस पूरे विषय को खत्म करने से पहले मैं स्रोत के इन सभी तथ्यों को देखकर एक ऐसा सवाल उठाना चाहूंगा जिस पर शायद हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। बिल्कुल, वो क्या है? हमने देखा कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने जब पहली बार ये विचार रखा, तब से लेकर 1988 में संवैधानिक दर्जे और विकेंद्रीकृत योजना की स्पष्ट मांग तक पहुंचने में पूरे 3 दशक लग गए। हाँ, 30 साल से ज्यादा का समय लग गया। बीच में इतनी सारी समितियां आई। ये एक सोचने वाली बात है कि किसी भी नए प्रशासनिक ढांचे या एक अच्छे विचार को
पूरी तरह से परिपक्व होने और एक ठोस काम करने वाली व्यवस्था का रूप लेने में इतना लंबा वैचारिक संघर्ष क्यों लगता है? ये तो है। क्या सत्ता में बैठे लोग अपनी शक्ति छोड़ना नहीं चाहते? या फिर एक इतने बड़े और विविधता वाले देश में किसी भी नई प्रणाली को जमीन पर उतारना वाकई में दशकों का काम है। आखिर क्यों? व्यवस्थाओं को अपनी असली मंजिल तक पहुंचने में पीढ़ियां लग जाती हैं। ये वाकई में बहुत ही गहरा सवाल है। क्या ये हमारी नौकरशाही की धीमी गति है, या लोकतंत्र में बदलाव का यही प्राकृतिक तरीका है कि हर चीज को बार बार परखा जाए? ये सवाल हम उन सभी के लिए छोड़ते हैं जो आज इस चर्चा का हिस्सा बने हैं। बिल्कुल, उन्हें इस पर सोचना चाहिए। अगली बार जब भी आप अपने गांव या शहर के किसी स्थानीय चुनाव को देखें ना, तो जरूर सोचिएगा कि उस एक वोट की ताकत को आप तक पहुंचाने के लिए कितने दशकों का संघर्ष और कितनी फाइलों का सफर तय किया गया है। सही कहा। इसी के साथ हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहिए और चीजों की गहराई में उतरते रहिए।